प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग क्लास में आगे बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, 4 क्वेश्चन आपको दिए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और हम लाए हैं और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सारा कराना है ना। लेकिन हमको थ्योरी भी देखना है और दोनों को ले चलना है। ऐसे हम फिलहाल अभी आपको फुली थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का सीरीज जो है हम अलग से सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में क्वेश्चन करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी शेड्यूल माइंड में चल रहा है। और इवनिंग यानी कि शाम वाला टाइमिंग में आपका थ्योरी चलेगा, तब जाके जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से सिलेबस कवर हो पाएगा। क्लियर? तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लें। और आज का जो क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन आरएल सीरीज सर्किट, ध्यान से समझना। आर एल कैसा सर्किट है? सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें बोला कि आर इज इक्वल टू 10 ओम। आर का वैल्यू जो है, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 10 ओम। एंड एक्सल 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 ओम का है। द फेज एंगल, क्या पूछ रहा है? फेज एंगल अप्लाइड वोल्ट आपको निकालना है। द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। बात समझ में आई? पूछ क्या रहा है, दिया हुआ क्या है, बस इतना ही सर्किट में छाटना है। तो सबसे पहले आर एल सीरीज सर्किट कह रहा है, तो जल्दी से आप आर और एल सीरीज में कंबाइंड कर लीजिए, वो सर्किट बना लीजिए। तो आर का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 10 ओम। आर इज इक्वल टू 10 ओम, एक्स एल इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। और यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया गया होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया गया होगा भी। और इस सर्किट क्लोज है तो कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा। तो सर्किट के वोल्टेज और सर्किट के करंट के बीच का एंगल जो है वही इसमें फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है। तो आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई करिएगा कि हम वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल निकालें। जो प्रश्न बोला उससे हम सर्किट बनाए। हम बार बार आपको बता रहे हैं यही चीज कि आपसे दो ही चीज पूछा जाएगा, है ना। क्या क्या पूछा जाएगा? वोल्टेज, करेंट, ये वगैरह वगैरह पूछा जाएगा ना। तो लेकिन देखना क्या है कि क्वेश्चन में फिगर दिया है, सर्किट दिया है, डायग्राम दिया है, तो आसान हो गया। ये चीज ना दे करके लैंग्वेज दे देगा, जैसे ऊपर में लिखा भाषा। इस भाषा को हमने पढ़ा, है ना, इस क्वेश्चन को हमने समझा, तो जाकर के ये सर्किट बनाया। अब जाके सॉल्यूशन करना है। तो ये दिया तो आसान हो गया, और यदि ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको पढ़ करके आपको ये बनाना पड़ेगा और तब जा करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुरंत डायग्राम माइंड में आना चाहिए। कौन सा? तो फेजर डायग्राम। और यदि उससे भी आसान भाषा में हम बताएं तो आपको एक ट्रायंगल बताए हैं सिंपल सा। वोल्टेज का ट्रायंगल, इम्पीडेंस का ट्रायंगल, पावर का ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल में से कोई ना कोई एक ट्रायंगल आपको माइंड में आना चाहिए। और इसमें तो विशेष कुछ है ही नहीं है। एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, और सबका डाटा दिया हुआ रहता है। तो आप देख लीजिए इस सर्किट में आपको ये नजर आएगा आर का वैल्यू मालूम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू मालूम है, एक्सेल मालूम है, तो जेड नहीं मालूम हो जाएगा। आप इस डाटा के आधार पे बोल सकते हैं कि इम्पिडेंस का ट्रायंगल क्या होगा, है ना। इसके आधार पर हम लोग इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करें तो हमको ये नजर आएगा। बोलिए। जिसमें आप देखिएगा रेसिस्टेंस वाला पार्ट नीचे होता है 10 ओम। ये वाला पार्ट जो होता है एक्सेल होता है 10 ओम। और ये वाला पार्ट जेड होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहीं पर ये एंगल फेज है।
तो यदि यहाँ से भी हम एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एंगल निकलेगा तो वही वाला बात होगा। बात समझ में आया? तो एंगल निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि tan का यूज करिएगा, बार बार बताए थे आपको, tan फाई। तो इसी सर्किट में आप tan फाई लगा दीजिए, इस सर्किट में tan फाई लगाइएगा तो एक्सएल डिवाइड बाई आर होगा। हम आपको बताए थे कि जब भी फेज एंगल निकालने की बारी आए तो tan से निकालिएगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आता है, एक्यूरेसी ज़्यादा आता है। तो आप देखिए एक्सएल का भी वैल्यू 10 ओम है, आर का भी वैल्यू 10 ओम है, 10 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब बताइए कि 10 में वैल्यू 1 आया है तो इसका मतलब है कि जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। हो गया आंसर। अब देखिए 45 जहाँ पे वहाँ पर टिक मार दीजिए, तो ऑप्शन 1 में है 45। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है। हम इसीलिए ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है ना तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। जब ये सब बना लीजिएगा ना तो आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या होगा, हमको ट्रायंगल एक बार बनाना पड़ गया, और ट्रायंगल जब बना लिए तो हम यहाँ पर सीख गए कि जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। तो जेड का वैल्यू यदि निकालने की बारी आए आपको तो आर का स्क्वायर और जोड़ एक्सएल का स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलिए, करना पड़ेगा ना? यही कुछ तो है फंडा, और तो कुछ है नहीं। यदि वोल्टेज या करंट दिया हुआ रहता तो फिर वहां से हम फेज एंगल निकाल लेते हैं, फेजर डायग्राम बना करके कितना डिग्री से आगे पीछे चल रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया? कुछ बात ज्यादा इसमें है नहीं, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, समझ लीजिए। एन आर एल सीरीज सर्किट, क्या बोला यहाँ पर देख लो, आर एल रेसिस्टेंस इंडक्टेंस को कैसे जोड़ा गया, सीरीज में जोड़ा गया। हमने आर और एल को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया, और यहाँ से हम समझ गए कि एक वोल्टेज सोर्स दिया होगा, सर्किट कंप्लीट करेंगे, करंट जाएगा। और इसमें स्पष्ट क्वेश्चन बोल दिया कि आर का वैल्यू 10 ओम है और एक्सएल का वैल्यू 10 ओम है। हमने पुट कर दिया, आर की जगह 10 ओम, एक्सएल की जगह 10 ओम। बोलता है फेज एंगल, तो फेज एंगल बार बार बोले किसको बोला गया है, फाई को बोला गया फेज एंगल। फेज एंगल निकालिए बिटवीन किसके किसके बीच, तो अप्लाइड वोल्टेज जो इसमें वोल्टेज दे रहे हो एंड सर्किट में जो करंट आ रहा है उन दोनों के बीच। तो यहाँ से जो भी निकाले हैं तो बहुत सा लगा बोलेगा कि सर यहाँ तो वोल्टेज पता है नहीं करंट। तो थ्योरी जाके देखिए, थ्योरी में हम आपको बताए थे कि वोल्टेज करंट का जो ट्रायंगल बनाए थे जिसको बोले थे फेजर डायग्राम, उसी फेजर डायग्राम से हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाए, उसी फेजर डायग्राम से हम निकाल के आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाए। ये कौन सा ट्रायंगल है, इम्पिडेंस ट्रायंगल है। यहाँ पर लिख लेना है वाई इम्पिडेंस ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल। आया समझ में? इम्पिडेंस ट्रायंगल से तो फेजर डायग्राम आप देखे थे, उसमें तो वोल्टेज करंट के बीच रिलेशन आता था, और वहीं से सारा कुछ निकालते गए, आपको आता गया। तो थोड़ा सा थ्योरी पर भी आपको ध्यान देना है, इसीलिए तो हम क्वेश्चन करा लें ताकि थ्योरी आपका कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आरएल सीरीज सर्किट फिर दे दिया है, एसी सर्किट हैज 15 वोल्ट। देखो एकदम क्वेश्चन कैसे बनाना मैं एकदम रामबाण तरीका बता रहा हूँ। जैसा ही लैंग्वेज का क्वेश्चन आए अभी आपको रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, और जब ये हो जाएगा आपको तो फिर पेन भी नहीं उठाएगा, फटाफट माइंड चलेगा। तो देखिए करना क्या होगा, जैसा ही बोल दिया आर एल सीरीज तो तुरंत 1 मिनट का देरी नहीं, तुरंत सर्किट बनाइए। आर हो गया, एल हो गया, और सीरीज बोला, ऐसे जोड़ देंगे, और नीचे से हमको पता है कि कुछ ना कुछ सप्लाई दिया होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। चलिए आर का वैल्यू दिया है नहीं, ये मान लेना है कि आर है और ये क्या है, एक्सएल है। क्वेश्चन में जो बोला उसके अनुसार से हम फिगर बनाया। बोला 15 वोल्ट अक्रॉस रेसिस्टर, बहुत अच्छा। ये बोला कि रेसिस्टेंस है ना, इसी के अक्रॉस 15 वोल्ट है, यानी यहाँ से यहाँ कर दो कि लो रे भाई तुम 15 वोल्ट ले रहे हो। आया समझ में? और कहता है 20 वोल्ट अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के पास 20 वोल्ट, ये इंडक्टर तो ये है तो इसके पास 20 वोल्ट बस। तो सप्लाई वोल्टेज, अच्छा वो यहाँ से जो वोल्टेज बा तुम दे रहे हो ना उसकी वैल्यू क्या हो रही वो बताओ, और तो कुछ पूछा ही नहीं है। समझ में आ रहा? एक आर एल सीरीज सर्किट है, उसमें बोला कि आर के क्रॉस मैंने रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट, तो सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहा है, तो बहुत सा
भैया लोग क्या करेंगे, बाबू भैया लोग क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे क्योंकि उनको हैबिट हो गया होगा, है ना। रेसिस्टेंस पढ़ते होंगे 10 क्लास में, तो नहीं लिखा रहता है कि एक रेसिस्टेंस के पास इतना वोल्ट, दूसरा कितना पास इतना वोल्ट, तीसरा कितना, सबको जोड़ जोड़ के बता देते हैं, सीरीज में यही ना करते हैं। लेकिन इसमें थ्योरी हम बताए थे ना आपको कि जोड़ना नहीं होता है, फेजर सम होता है, तो अलग टाइप का जोड़ होता है, एंगल का इसमें इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाइएगा, वहां से जोड़ना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी इसको इसको डायरेक्ट जोड़ेगा, 20 10 30 5 35, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 35 में, पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा 35 में। तो लोग हो सकता है कि इसको टिक मारेगा, आगे निकल जाएगा, लेकिन आप देखिए कि ये सही है मेरा या नहीं है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वाई वोल्टेज ट्रायंगल, वाई वोल्टेज ट्रायंगल। अब वोल्टेज ट्रायंगल क्या होता है, आपको बताया गया था, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज नीचे रखा जाता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ऊपर रखा जाता है, और इन दोनों को लाइन को ऐसे मिला देते हैं, तो हो जाता है सप्लाई वोल्टेज सर्किट का भी। ये हो गया वी आर, और ये हो गया वी एल। तो वी एल दिया हुआ है 20 वोल्ट, है ना, और वी आर दिया हुआ है 15 वोल्ट। अभी जेड भी निकालिए सप्लाई, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। तो वी आर कितना है, 15 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसका कितना है, 20 का होल स्क्वायर। करिए, क्या आएगा आपके पास, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और 20 का स्क्वायर 400, तो 4 2 625, अंदर में कितना आ गया 625, ये किसका होता है, तो 25 का होता है, यानी 25 वोल्ट। आंसर आंसर में देखिए 25 वोल्ट है, तो हमको नजर आ रहा है कि हाँ 25 वोल्ट ऑप्शन दिया है, तो आंसर कहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे। जो भाई बंधु को नजर आएगा कि नहीं डायरेक्ट जोड़ देना है, वो यहाँ मार के निकल जाएंगे, वो भी बहुत हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि सर हमने क्वेश्चन बनाया, आंसर मिला। लेकिन आप क्वेश्चन बनाए, आंसर मिला, वो गलत तरीका से आप सोचे, गलत तरीका का परिणाम जो है वो भी आंसर में दिया हुआ रहता है। तो धैर्य धरना है, थ्योरी को पढ़ना है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। ये अभी मेरी बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद जैसे ही हम आ जाएंगे मशीन्स पे तो बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी भी हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है आपको, आगे चले, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्टिव सर्किट टेक ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर लैगिंग 30 डिग्री, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। सॉल्यूशन पे आइए, क्या बोला, एक इंडक्टिव सर्किट है। अच्छा, यहाँ पर तो हमको ये नहीं बोला है कि प्योर इंडक्टिव है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब हो गया कि उस सर्किट में रेसिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट ज्यादा किसका है, एक्सेल का। इंडक्टिव सर्किट उसी को बोलते हैं, है ना। और लैगिंग जैसे ही बोला वहां से भी समझना, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि रेसिस्टेंस भी उसमें हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। अब बताया क्या चाहिए कि ये जो है इसमें जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं वो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, कितना हर्ट्ज पे, तो 50 हर्ट्ज पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। टेक ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यहां से जो सर्किट में करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, लेकिन बोल दिया कि लैगिंग के साथ, यानी कि फेजर डायग्राम यदि बनाया जाए आपको, तो फेजर डायग्राम से देखिए, वाई फेजर डायग्राम हम यहाँ पर आएंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और करेंट अक्रॉस रेसिस्टेंस सेम फेज में होगा। आई, ये सीरीज सर्किट है, तो करंट सभी में समान जाता है,
ये आर है, ये एल है ना। नोट करिए तो इसको, फोन आ रहा था। चलिए यहाँ देखिए, फोन भी आकर डिस्टर्ब करता है ना। तो देखिए ये वोल्टेज करंट के बीच में ये रिलेशन हो गया फेजर डायग्राम में। आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, आपको बताए थे यहाँ पर कि ये लैग करता है करंट। करंट लैग करने का मतलब हो गया कि आपके पास जो वोल्टेज है वो ऊपर जाएगा तभी लैग करेगा। ये देखिए वोल्टेज हो गया, है ना। और इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट होता है ये होता है आपका सप्लाई वोल्टेज। ये आपका सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये लाइनिंग, और ये सर्किट का आपका करंट है। इन दोनों के बीच में एंगल बना फाई। अब देखिए लैगिंग कर रहा है ना, तो यही चीज आपसे पूछ रहा है कि ये जो लैगिंग कर रहा है ना 30 डिग्री से कर रहा है, ठीक है। अब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है ना वो 10 एम्पियर है, और सप्लाई वोल्टेज देख लीजिए, मेरी बात को समझिए, ये वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट, और यहाँ जो करंट है 10 एम्पियर है। समझ में आ रहा है डायग्राम से। और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तब क्या पूछा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सेल क्या होगा, वाट, क्या बन पाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका बन पाएगा, बोलिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बन पाएगा। आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एक्सेल कहा है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। हम कहाँ कहाँ तक आपका दिमाग जाएगा वहां वहां तक हम ले जाएंगे। ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को ब्रेक करते होंगे तो 2 पाई एफ इंटू एल। तो बहुत सारे विद्यार्थी एक फार्मूला ये लगाते होंगे, तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी तो दे दिया है। एल यानी इंडक्टेंस, एल दिया ही नहीं है, देख लीजिए। तब ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको लगा करके लिखिए और ऐसे घेर लीजिए और ऐसे काट दीजिए कि ये फार्मूला भी यूज नहीं करेंगे। एकदम कॉपी पर ऐसे लिखना होगा, तब जाके आपसे सुधार होगा और आपका माइंड काम करेगा। नहीं तो बहुत सा बच्चा होता है ना, एगो फार्मूला दे दिए वहीं पर उसका दिमाग अटका हुआ, अब बार बार उसी को लिख रहा है और सोच रहा है कि अच्छा वो ये तो है ही नहीं, निकालें कैसे। अरे भैया वहीं से सिर्फ नहीं निकलेगा, कुछ दूसरा सोचना होगा। आपके जीवन काल में मेरी बात को समझिए, पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ है, आपके माइंड को, दक्षता को बढ़ाता है, आपके माइंड को सोचने की कैपेसिटी बढ़ाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, है ना। इस फार्मूला से तो बनेगा नहीं ना, बनेगा तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। बनना तो है इसको लेकिन यहाँ से नहीं बनेगा। जस्ट सिंपल इसी प्रकार से हम लोग का जीवन में होता है कि यदि कोई समस्या आता है तो उसका समाधान एक तरीका से नहीं कोई दूसरे तरीका से होता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको आप जैसे ऑफिस में जिम्मेदारी दिया जाएगा, आप जब जॉब में आइएगा तो क्यों लिया जाता है कि इस व्यक्ति को जॉब होना चाहिए या इसको ही क्वालिफाई करके आया है। वो जान रहा है कि अब पब्लिक डीलिंग आएगा तो ये अपने दक्षता का उपयोग करेगा, अपने माइंड की कैपेसिटी का उपयोग करेगा, पब्लिक डीलिंग सॉल्व करेगा और गवर्नमेंट का काम कर देगा। आया समझ में। तो जीवन में आपको ये सिखाएगा, पढ़ाई लिखाई आपको जीवन में सिखाता है कि आपके माइंड में क्या कैपेसिटी है, किसी भी काम को कैसे हैंडल करिएगा, ठीक है। पढ़ना लिखना ये सिखाता है। तो इस तरीका से नहीं बनेगा, तब कैसे बनेगा। तो दूसरा तरीका हमको यहाँ पर माइंड में ये आ रहा है कि सर्किट का वोल्टेज मालूम है, कितना मालूम है 200 वोल्ट। सर्किट का करंट मालूम है कितना, 10 एम्पियर। अच्छा, तो हम जानते हैं कि सर्किट में जो I इज इक्वल टू होता है V/Z होता है, नहीं। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। तब वोल्टेज दिया हुआ 200 और करंट दिया हुआ है 10, इसको काट दिए तो आ गया 20। यानी कि जेड का वैल्यू, मेरी बात को समझिए, जेड का मतलब इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की वैल्यू 20 ओम। क्या हम निकाल के लाए, जेड इज इक्वल टू, यही नहीं निकाल के लाए, V डिवाइड बाई आई, 200 और डिवाइड बाई 10, तो क्या आ गया था 20 ओम। ये है क्या, ये है क्या, ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, तो आर का और एक्सएल का। यानी जेड आ गया तो हम थोड़ा सा इम्पिडेंस ट्रायंगल पे आ जाएं तो क्या इम्पिडेंस ट्रायंगल यही बनेगा, या यही होता है। मेरी बात को समझिए, ये होता है आर, ये होता है
एक्सएल और ये होता है जेड। ये होता है जेड और यहाँ पर एंगल बनता है फाई। आ रहा समझ में? तो ध्यान से देखना, हम एक चीज और समझाना यहाँ पर चाहेंगे आपको, इसलिए वो समझाना चाहेंगे कि थोड़ा सा आइए क्वेश्चन के पास। फाई दिया हुआ है आपका, एंगल दिया हुआ है, लैगिंग कर रहा है कितना, 30 डिग्री से। देख लो, एंगल दिया हुआ है ना 30 डिग्री से, इसका मतलब है कि ये एंगल यहाँ भी बरकरार रहेगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 20 ओम। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला चीज पूछ रहा है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया हुआ 10 क्लास में, तो मालूम है कर्ण का वैल्यू और एगो एंगल मालूम है ना। अब पूछ क्या क्या रहा है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको ये मालूम होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सएल और डिवाइड बाई जेड। पूछ क्या रहा है, एक्सएल, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू साइन फाई। जेड का वैल्यू 20 और साइन का वैल्यू, साइन और एंगल कितना, 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लीजिए। एक्सएल इज इक्वल टू, एक्सएल इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, यही होता है ना। कितना आ गया, 10 ओम। आपका निकल गया एक्सएल 10 ओम। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर बोला कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, जो कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही है, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल वो। तो हम एक फार्मूला माइंड में ये भी आता था, या आपको पढ़ाए होंगे तो आपको भी आ रहा होगा कि अच्छा इससे नहीं बना, इससे भी बन जाता। इससे कब बनेगा, इसकी तो वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम रहेगा तब ना आप निकाल पाइएगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन है लेकिन एक ही चीज दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई एक रहता तब इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं करेंगे। इम्पेडेंस ट्रायंगल पे आएंगे, सारा डाटा लिखेंगे, अब देखेंगे कि आधार पूछ रहा है कि लंब पूछ रहा है। तो साइन कॉस टेन लगाने का आपको आइडिया आना चाहिए, वहां से डाटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आया कितना, 10 ओम। आया कितना, 10 ओम। तो देखो 10 ओम है, हाँ है आंसर, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। बातें समझ में आ रही है आपको? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चले। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, कि लैंग्वेज दिया ही नहीं है ना, उस लैंग्वेज को गायब करके डायरेक्ट सर्किट दे दिया है। ध्यान से देखो, एक सर्किट दिया हुआ है, 3 ओम 5 ओम, दो गो रेसिस्टेंस अलग अलग लिखा है, यानी कि सीरीज में दोनों कंबाइंड है। इसके सीरीज में क्या कंबाइंड है, एल, इंडक्टेंस। अब यहाँ पर यह भी है कि दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है उसका भी वैल्यू दे दिया है। एक यहाँ पर लटका के कुछ लिख दिया, ये भी लगा हुआ है, यानी कि वोल्ट मीटर लगा दिया है इंडक्टर के पास। इंडक्टर के पास क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो वोल्ट मीटर जो है क्या रीडिंग देता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पर यह भी कह दिया है कि इन दोनों रेसिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज है, तो वो दिखा दिया कि 80 वोल्ट है। उसके बाद सर्किट में क्या दिखा रहा है, कि 100 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है। इतना ही क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज 80 वोल्ट है। तो यहाँ पर वोल्टेज है, एगो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया है कि ये कितना रीडिंग कर रहा है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है, और इसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी वैल्यू दे रखा है। क्लियर हुआ? तो पूछता है क्या, पहला कहता है पावर फैक्टर। पहला क्या बोलता है, पावर फैक्टर। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको ट्रायंगल बनाना है, एकदम एकदम तुरंत दिमाग में ही आना चाहिए विचार। कौन सा, तो वोल्टेज का ट्रायंगल बना लो, दूसरा इम्पिडेंस का ट्रायंगल बना लो, तीसरा पावर ट्रायंगल बना लो। तो ये अपने मन से हम बनाएंगे नहीं, एग्जाम में सवाल क्या दिया हुआ है, अभी जो सवाल है उसके आधार पर ना बनाएंगे।
अब हमको दिमाग में तुरंत यही दौड़ाना होगा कि कौन कौन सा डाटा दिया हुआ, इसके आधार पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। इम्पिडेंस का दिया हुआ, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सएल का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम वहां से जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो इस सर्किट में देखिए दोनों चीज दिया हुआ आपको है, सप्लाई वोल्टेज, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज नहीं मालूम है, तो वहां से वोल्टेज ट्रायंगल भी आप बना सकते हैं। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, तो वहां से आप जेड भी निकाल सकते हैं और इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो जो आपको सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए आइए हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, और हम जल्दी से बना लेंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल। क्या बना लेंगे? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होगा? इम्पिडेंस ट्रायंगल हो गया इम्पिडेंस ट्रायंगल। आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर जो हम आर लिखेंगे वो कंबाइंड टोटल लिखेंगे। कितना आर दिया हुआ है? 3 ओम, 8 और 5 ओम, तो 3 5 को टोटल जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 ओम। कंबाइंड वाला लिखना है। और ये कितना दिया हुआ है? एक्सएल, तो 6 ओम। तो जेड क्या होगा? जेड निकाल लीजिए। जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर का स्क्वायर होता है फार्मूला, और एक्सएल का स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू 8 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 64 36, अर्थात 100 दैट मीन्स 10। ये कितना आ गया? 10 ओम आ गया। यहाँ पर ये एंगल है। आपसे पूछा है क्या इसमें? पावर फैक्टर। क्या पूछ दिया? पावर फैक्टर। पहला क्वेश्चन पावर फैक्टर दैट मीन्स कॉस फाई, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है इसमें? देखिए ट्रायंगल आ गया, कॉस थीटा लगाइए, आधार यानी आर बटा कर्ण यानी जेड, दैट मीन्स आर का वैल्यू 8 और डिवाइड बाई 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8। अब क्या है? सर्किट कैसा है? सर्किट है आर एल, तो आर एल इसलिए लैगिंग लिखेंगे। रहता आर सी, कैपेसिटेंस वाला था लीडिंग लिखते हैं, ये लैगिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लैगिंग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आया समझ में? कोई दिक्कत? आप वोल्टेज ट्रायंगल से भी बना सकते थे, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज वाला होता है, और रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज दिया होती है, वोल्टेज निकाल लेते हैं और उसके आधार पर पावर फैक्टर बता देते हैं। ऐसे समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वोल्ट मीटर रीडिंग। बहुत अच्छा। अब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग कर रहा है, तो अब आपको वोल्टेज ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे और बनाएंगे वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल एकदम बगैर ट्रायंगल का काम मत करिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये सप्लाई वोल्टेज हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर से जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो 80 वोल्ट, लेकिन सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट। तो ये वोल्टेज निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। वी ए स्क्वायर बराबर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। निकालना है वी एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। सप्लाई वोल्टेज कितना? 100 का होल स्क्वायर माइनस रेसिस्टेंस का क्रॉस कितना? 80 का होल स्क्वायर। एक निकालिए, वी की वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, एक बार दोनों जुट जाएगा, ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा? एक बार दोनों घट जाएगा। ये सब कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। 180 20 वी एल स्क्वायर, देयर फोर वी एल इज इक्वल टू रूट अंडर 180 गुना 20। कैसे निकालेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं 9 गुना 20 इंटू
20। तो आपको मालूम है सिंपल वे में कि 20 दो को अंदर रहेगा तो एक ठो बाहर आएगा, और 9 को होता है 3, है ना, 3 दूनी 6, 60 वोल्ट। ये हुआ एग्जैक्ट बनाने का तरीका। लेकिन आप लोग जब कंपटीशन का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स बनाते होंगे तो धड़ा धड़ा आपको याद होना चाहिए, है ना। कैसे याद होना चाहिए, इतना बनाना नहीं है आपको, ध्यान से देखना कि जैसे ही ये 8 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 80 है तो यहाँ पर ये 60 होगा। तो दो चार को जो रिलेशन होता है ना वो याद रख लेना है कि 4 3 है तो 5 होगा, बनाते बनाते आपको रियाज हो जाएगा। 80 है तो यहाँ 60 होगा, तभी ये 100 होगा। तो ऐसे बनाते बनाते आपको याद हो, लेकिन प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस है। तो वोल्टेज कितना आ गया आपका, 60 वोल्ट आ गया, किसके पास, इंडक्टर के पास वोल्टेज। यही नहीं पूछ रहा था, यही वोल्ट मीटर रीडिंग हो गया, यानी कि वोल्ट मीटर अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना रीडिंग करेगा, तो 60 वोल्ट करेगा। आंसर आया समझ में। इसके पास जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, ये 60 वोल्ट रीडिंग करेगा। आया समझ में। अगला क्या पूछा कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट। अब यहाँ पर बताइए कि लाइन करंट क्या होगा और उसका रिएक्टिव कंपोनेंट बताना है, ठीक है। सर्किट तो देख लिए, तो सर्किट में हम ये देखें, ध्यान से देखिएगा। अब आइए, इम्पिडेंस ट्रायंगल से देख लिए, इम्पिडेंस मालूम है 10, और क्या देख लिए कि सर्किट का करंट मालूम है, सॉरी वोल्टेज मालूम है 100 वोल्ट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सी, थर्ड क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्या बोल रहा है, लाइन करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट। तो पहले करंट की वैल्यू निकालेंगे सर्किट में, तब ना हम पता करेंगे करंट बराबर क्या हो जाएगा, सर्किट का सप्लाई वोल्टेज और सर्किट का जेड। तो सर्किट में वोल्टेज कितना है, सर्किट में वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज ट्रायंगल से देख लीजिए, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट, और जेड की वैल्यू 10। ध्यान से देख लीजिए, जेड कहाँ से देखिएगा, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल से देखिएगा, देख लीजिए इम्पिडेंस ट्रायंगल से 10 मालूम हो गया जेड की वैल्यू, और वोल्टेज ट्रायंगल से मालूम हो गया सप्लाई वोल्टेज कितना है। ये दोनों चीज मालूम हो गया तो आप आराम से सर्किट का करंट निकाल सकते हैं। कितना आ गया, तो आई का वैल्यू 10 एम्पियर। अब मेरी बात को रुकिएगा, ये कौन सा करंट है, तो सर्किट में सप्लाई करंट है, ठीक है। लेकिन इसका पूछा है क्या चीज, इस करंट का, इस करंट का कौन सा भाग पूछा है, रिएक्टिव कंपोनेंट। करंट का भी दो भाग होता है, याद रखना, एक्टिव और रिएक्टिव। रिएक्टिव पूछा है, इसका मतलब उस करंट की वैल्यू में साइन फाई लगाना होगा। एक्टिव पूछेगा तो उस करंट की वैल्यू में कॉस लगाना होगा। एकदम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूरे डिटेल, मैं पूरे डिटेल बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या पूछा, रिएक्टिव, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट है ना, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट क्या होता है, आई साइन फाई होता है। क्या होता है, आई साइन फाइव। तो आई का तो वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, कितना 10, और साइन फाई कैसे निकालिएगा, तो साइन, अब आ जाइए वोल्टेज ट्रायंगल में या इम्पिडेंस ट्रायंगल में, देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6/10 लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण जिसको बोलते हैं। तो 6/10, 6/10, बात आ रहा समझ में। साइन के वैल्यू के यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 6/10, 10 से 10 कैंसिल, अर्थात कितना आ गया 6 एम्पियर। आया समझ में, ये निकाला। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, पावर कंज्यूम इन द सर्किट। ये सर्किट में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर कंज्यूम करने के लिए ओनली फॉर उत्तरदायी कौन है, आपका रेसिस्टेंस। ये तो बेचारा पावर करता ही नहीं है। आया समझ में।
तो देखिए पावर कंज्यूम क्या कर रहा है, उसके लिए आपको आइए पावर कंज्यूम डी नंबर में, तो पावर जो कंज्यूम होता है क्या होता है, वी आई कॉस फाई, यही तो फार्मूला होता है सर्किट में, है ना। तो वोल्टेज सर्किट का कितना 100, नहीं, और करंट की वैल्यू 10, 10 एम्पियर अभी जस्ट निकाल कर आए, इस सर्किट का ही करंट है। और कॉस फाई, तो कॉस फाई के लिए आप आ जाइए इम्पिडेंस ट्रायंगल में, इम्पिडेंस ट्रायंगल में देख लीजिए कि क्या है इम्पिडेंस। तो कॉस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस फाई 0.8 आया ना पावर फैक्टर, ये 8/10, 8/10, 8/10। अच्छा यहाँ पर 10 ही एम्पियर है, करंट की वैल्यू हम 100 एम्पियर पुट कर दिए, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर, ये 10 10 कैंसिल, कितना हो गया 8 दहे के 800 वाट। आया समझ में, तो ऐसे निकालेंगे, यही आपसे सवाल कर रहा। क्लियर। तो जल्दी से सारे स्लाइड को नोट कर लीजिए, खासकर आपका 8वां क्वेश्चन से। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये है आपका उसका सॉल्यूशन, पहला का, ये दूसरा का, बी नंबर का, है ना, बी नंबर का ये सॉल्यूशन है, ये सी और ये डी। क्लियर हुआ। तो आज का जो पहला सवाल था यही था 5वां, इसके बाद आपका 6ठा सवाल था जिसका ये था सॉल्यूशन, 7वां का ये सॉल्यूशन था, और 8वां का ये। नोट कर लिए होंगे आप लोग सभी लोग। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और कुछ प्रॉब्लम लाएंगे, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिए, लोगों के बीच, आपके फ्रेंड के बीच अच्छा लग रहा होगा, आपका यूजफुल है तभी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को लेकिन ज़रूर बताइएगा, उनको भी लाभान्वित करिए, आप भी लाभान्वित होइए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।